हेलो बच्चों, जैसा कि हम साइंस के अनसॉल्व का सलूशन कर रहे थे, मैं राजीव की अनसॉल्व की बात कर रहा हूँ। राजीव की अनसॉल्व से ही आपको क्या कर रहा हूँ, सारे सलूशंस करा रहा हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं सेट 7 का क्वेश्चन। इसके पहले मैंने 6 सेट के सारे सलूशन डाल रखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप उसको जाके पढ़ोगे। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखो, यूपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने मैंने सेट के कराए हैं क्वेश्चंस, आप ये मान के चलिए कि वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जब मैं 14 साल या 21 साल का 21 सेट में पेपर लगा रहा हूँ समथिंग, तो 21 सेट जब पेपर लगा रहे हो तो आप देख रहे हो रिपीटेड पैटर्न पे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। तो 70% क्वेश्चन हमारे क्या हो जा रहे हैं, मैच कर जा रहे हैं। अगर आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, देखो एक बार से तो कुछ होगा नहीं, लिखने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई बच्चे लिखते तो हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। आपने करना क्या है, लिखने के बाद थोड़ा सा उसका क्या करना है, रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। आप जब रिवीजन करोगे और आपका उस पर कमांड हो जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ 100% ये कंफर्म है कि 75 to 80 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छी तैयारी की है तो 90 प्लस भी नंबर आएंगे, ये कंफर्म है आपका। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे हम सेट 7 की बात करें। सेट 7 का कोड यहाँ पे है 824IP। हमारा कोड नंबर यहाँ पे जो दे रखा है पेपर का, वो कितना है, 824IP। ये हमारा कोड नंबर है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ लेंस दे रखा है, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है लेंस और दर्पण में, तो हम क्या कर लेते हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। देखो दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे उत्तल लेंस की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं जानता हूँ प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में अगर मेरा वस्तु रख रखा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँगा कि अगर प्रकाशिक केंद्र से हमारा जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। जब इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हो तो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा। तो उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन ऐसी होती है जो कि हमारा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा। हमसे पूछा क्या है, वस्तु से छोटा बोला है। क्या बोला है, वस्तु से छोटा। तो वस्तु से छोटा वाली कंडीशन हमारी कौन सी होगी, ये वाली कंडीशन होगी आपकी। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, और हम जानते हैं कि यहाँ पे अवतल लेंस जो होता है उसका मुख्य फोकस किधर की तरफ होता है, हमारा मुख्य फोकस जब हम बात करें होता तो दोनों ही तरफ है, लेकिन जो प्रतिबिंब हमारा बनता है कि यहाँ से वस्तु अगर होकर जा रही है तो किससे होकर जाएगी, इससे होकर जाती है। और प्रकाशिक केंद्र से जो होकर जाएगी, इसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो बन रहा है प्रतिबिंब, वो कैसा बन रहा है, ये बन रहा है छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं आगे। तो आपको बेसिक बातें समझ में आ रही है। आभासी का उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन होता है, अवतल लेंस में सारे ही हमारे क्या बनते हैं, आभासी। लेकिन ये कैसा होता है, हमेशा छोटा बनता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी एक गोली दर्पण से मुझे बात कर रहा है, एक गोली दर्पण से हमें बात कर रहा है। एक गोली दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी हमें दे रखी है। देखिए आपको गोली दर्पण बोल रहा है, दर्पण बोल रहा है, मतलब हमें दर्पण ही लेना है। हमसे कह रहा है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की हमारी क्या है, दूरी हमें दे रखी है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच हमारे क्या है, दूरी दे रखी है। तो मैं मान लेता हूं अभी अवतल, फिर बात कर लूंगा अगर ये चेंज होगा तो। वक्रता केंद्र ये दे रखा है और ध्रुव ये है, तो दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है आपसे कि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी। देखिए ध्रुव से फोकस दूरी अगर मैं बात कर रहा हूँ ये वाली, तो वक्रता केंद्र की हमेशा क्या होती है, आधी होती है। हम जानते हैं इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर बोलते हैं, आर बराबर कितना होता है, 2f। एफ बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R/2। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/2, मतलब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 10 सेंटीमीटर सही होगा। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन आपका ये था, देख लीजिए 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ बात कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बात कर ले अगर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है प्रकाश का नीला रंग क्यों होता है। मैंने ये क्वेश्चन कई बार सेट में करवाया, 2 बार पहले भी पूछ चुका है। आपको बताया गया था कि प्रकाश का जो किसी घटना का कारण अगर मैं बात करूं कि आकाश का नीला रंग होता है, तो आकाश का नीला रंग हमारा किस कारण से होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। किस कारण से होता है, प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपसे बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथे नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता हमें दे रखी है, डायोप्टर में दे रखा है, 2 डायोप्टर दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 डायोप्टर दे रखा है। पावर होता है, पावर ऑफ लेंस हमारा 2 डायोप्टर है। कह रहा है फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी, और आप जानते हो ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखना,
P इक्वल टू होता है 1/f, तब होता है जब मीटर में होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यही होता है 100/f। तो 100/f ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो आप ध्यान रखना कि अब ये फोकस हमारा किस में है, फोकस सेंटीमीटर में है, तो यहाँ 100 हो जाएगा 100/f। डायप्टर आपको दे रखा है 2, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/2। 100/2 का मतलब कितना, 50, कितना 50, और 50 क्या, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ये, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ठीक है ना, चौथा का ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, चौथा का ऑप्शन हमारा सही हो रहा है ए नंबर। आगे बात कर लेते हैं, पांचवे की बात कर लेते हैं, किसी बात कर लेते हैं पांचवे की। देखिए यहाँ पे आपसे बात कर रहा है, फ्यूज तार की बात कर रहा है। घरेलू विद्युत वितरण में हम जब बात कर रहे हैं तो किस तार की श्रेणी में हमारा, किस श्रेणी क्रम में हमारा जोड़ा जाता है। तो आप जानते हो कि जो भी हम बात करते हैं, फ्यूज तार की बात करते हैं, घरों में आपने ऐसा देख रखा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जब भी सप्लाई होती है यहाँ पे हमारा कैसे होता है, ये मेन तार में हम करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, जीवित तार हम बोलते हैं, रेड कलर का होता है, यही भी हम यूज करते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो महंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, ऐसा लगा होता है फ्यूज वायर। तो ये हमारा किससे होता है, ये मेन वायर से ही होता है, क्योंकि अगर वो हीट होता है ज़्यादा तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये फ्यूज वायर ही ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो सर्किट हमारी आगे फ्लो कर ही नहीं पाती है, इस कारण से हमारा क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाते हैं सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है ना, तो आज की डेट में हमारा जो यूज किया जा रहा है घरों में, तो हम यूज करते हैं एमसीबी का यूज करते हैं। आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आप बेसिक बातें याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो इसका यूज करते हैं एमसीबी का। अगर कोई ओवर हीटिंग या शॉर्ट सर्किट हो रहा है हमारा, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, एमसीबी हमारे डाउन हो जाती है और हमारे क्या हो जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, आगे बात कर लेंगे हम, फ्यूज वायर तो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम कि यह बोल रहा है शक्ति, कार्य और समय। देखो एक चीज आप पता है कि यहाँ x1 x2 और x3 से दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है कि आप क्या हो, कंफ्यूज हो, लेकिन आप जानते हो कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। P इक्वल टू कितना होगा, W/T। P इक्वल टू कितना होता है, W/T। हम जानते हैं P पावर है जिसको बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति। तो ये हो गया x1, क्या हो गया x1। W बराबर क्या हो गया, कार्य, जिसको बोल रहे हैं x2। क्या बोल रहे हैं, x2। और टाइम बराबर कितना हो गया, x3। कितना हो गया, x3। तो यहाँ से हो जाएगा x2 बराबर x1 इंटू x3। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ आप देख लीजिए, x2 बराबर x1 इंटू x3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, छठे नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है किसी एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आपको दे रखा है I बराबर दे रखा है 10 एम्पियर। कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। कह रहा है उसके संगत हम बात कर लें 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। आपसे टाइम दे रखा है 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले, लेकिन पूछ क्या रहा है, आवेश पूछ रहा है। और आप जानते हो, आप क्या है, जानते हो धारा जो हमारी प्रवाह होती है Q/T, किसी एक निश्चित समय में जो धारा प्रवाहित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा, सॉरी, किसी एक निश्चित समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम बोलते हैं क्या, धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, Q का मान कितना दे रखा है, दे रखा है हमारा 10 एम्पियर। कितना दे रखा है, ये I दे रखा है 10 एम्पियर। Q आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। T बराबर कितना दे रखा है, T बराबर दे रखा है 2 सेकंड। तो यहाँ से निकाल लेंगे Q बराबर कितना हो जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20 क्या, कूलम्ब। तो 20 कूलम्ब है हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा C नंबर। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। देखो आपको अगर बोले CaSO4 इंटू हाफ H2 तब भी सही होगा। अगर इसको चेंज कर देता, अगर इसको क्या करता, चेंज करता, तो ये कुछ ऐसे लिखता कि CaSO4 2CaSO4 इंटू H2O। तो आप ध्यान रखना, जब हमसे ऐसा बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला तो यही होगा आपका, लेकिन जब यहाँ पे 2H2O या मैं बात कर लूँ 2CaSO4 इंटू H2O होता है, तो यही हमारा क्या होता है, डबल अमाउंट होता है। कितना अमाउंट होता है, डबल अमाउंट का है। ये हमारा दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन अगर यही हमारा क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, तो ये फार्मूला होता है हमारा किसका, जिप्सम का होता है। किसका होता है, जिप्सम का। आप बेसिक बातें ध्यान रखिएगा, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। ठीक है ना, और ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो आप जानते हो। तो इसी से हमारा क्या होता है, जब वाटर के कंटेंट हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है, जिप्सम। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलते हैं आगे, 8वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 8.5 pH वाला क्या होगा, आप अपने से बताओ। देखो ध्यान दो, यहाँ पे आप जानते हो कि 7 के इधर जब जाते हैं तो हमारा क्या होता है, क्षार होता है, और इधर की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है, अम्लता हमारी बढ़ती है इधर की तरफ जाने पर, और उधर जाने पर क्या होती है, क्षारकता। इधर जाने का मतलब 0 की तरफ बात कर रहे हैं, और इधर किस पे बात कर रहे हैं, 14 की तरफ।
तो इधर जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्षारकता बढ़ रही है। आपसे पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है, तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 9वें नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है ये आईपीएससी नाम क्या है, आईपीएससी नाम आपसे पूछ रहा है और सीएचओ दे रखा है। आप ध्यान दीजिएगा, सीएचओ हमारा किसका होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। और जहां से हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, वहीं से करते हैं। तो हो जाएगा 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3। यहाँ आप देखिए दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप, जिसको बोल रहे हैं क्या, मिथाइल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मेथिल और हमारा क्या हो जाएगा 3 कार्बन है, तो बोल देंगे प्रोपेनल। क्या बोल देंगे, प्रोपेनल, क्योंकि हम जानते हैं सीएचओ में हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, अल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, अल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये सही होगा। आप जानते हो कि जब सीएचओ आता है तो अल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, अल। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ OH की बात कर लूँ तो क्या ऐड करते हैं, ऑल। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ COOH होता है तो क्या ऐड करते हैं, ओइक। क्या ऐड करते हैं, ओइक अम्ल। तो बेसिक बातें आपको क्या होनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ कैसे हमारा हो रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलते हैं आगे। 10वें नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व है। बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व का मतलब क्या। आप देखो एक बात समझो कि जब 7 है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। और हम जानते हैं जितने भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। और जितने भी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये अधातु होगा। क्या होगा, अधातु, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। आपसे कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला। आपसे कई बार मैंने कहा है कि फार्मूला बनाने से पहले आपको आयन याद होना चाहिए। तो कैल्शियम का हमारा कितना होता है 2+ और नाइट्रेट का कितना होता है 1-। तो अगर आप इसको कर रहे हो तो ये हो जाएगा Ca, यहाँ पे 2+ है, 2- करना पड़ेगा। तो हमें कितना करना पड़ेगा, NO3 का ट्वाइस। NO3 का कितना, ट्वाइस। आप ऐसे पढ़ते थे क्लास 9 में कि N संयोजकता लिखते थे और प्लस माइनस से कोई लेना देना होता नहीं था। यहाँ +2 है तो 2 लिखते थे, -1 है तो 1 लिखते थे। CaNO3 ट्वाइस। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है ना। और आयन का मैंने सीरीज डाल रखा है एक सेट में, आप उसको क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। या मैं यहाँ पे आपको आयन सारे एक बार प्रोवाइड कर दे रहा हूँ लिंक डाल के, आप इमेज देख लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। आगे बात कर लेंगे हम कि 12 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप जानते हो जितने भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन, वो हमारे क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर मैं बात कर लूंगा, अगर वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो हमारा क्या होता है, ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप बेसिक बात में जानते हो कि एल्केन जो होता है, एल्केन का फार्मूला हमारा होता है जिसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड बनाता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो ये तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ एल्कीन, क्या बात कर लूँ, एल्कीन, तो ये होता है फार्मूला हमारा कितना, CnH2n। तो यहाँ पे हमारा क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके अगर मैं बात कर रहा हूँ एल्काइन, क्या बात कर रहा हूँ, एल्काइन, तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको ये चीज़ तो पता है, इसी को आप फॉलो करा लीजिए। यहाँ पे नाइट्रेट से कोई लेना देना हमारा है नहीं यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। C2H6 हमारा फॉलो कर रहा है CnH2n+2 को। अगर आप ध्यान दें कि n की वैल्यू 2 पुट करें तो आपको कितना, 2 दूना 4 2 6। तो ये एल्केन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है, एल्केन। हमसे ये पूछा नहीं है, ये हमसे पूछा नहीं है, सिंगल बॉन्ड नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके C3H8 की जब बात कर रहे हैं तो ये भी किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, CnH2n+2 को ही फॉलो कर रहा है, मतलब एल्केन है। ऑप्शन कौन सा बचेगा, ये बचेगा। ये कौन सा फॉलो कर रहा है, एल्काइन का। अगर मैं बात कर लूँ CnH2n-2, तो जब आप रखोगे 2 का मान तो 2 दूना 4 -2 मतलब 2 ही आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यही होगा। और हमारा बॉन्ड कैसे बनेगा अगर आप ध्यान दो तो ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच बनेगा। तो यहाँ पे C पहले लिखते हैं और H कैसे लिखते हैं, बाद में। H कैसे लिखते हैं, बाद में। ट्रिपल बॉन्ड बनता है हमारा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, बनता है, और यही होता है एल्काइन ग्रुप, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है ना। तो बेसिक बातें हमें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेंगे, रक्तदाब नापा जाता है। आप जानते हो कि रक्तदाब किससे नापते हैं हम, स्पेग्मो मैनोमीटर से हम नापते हैं। किस पे नापते हैं, स्पेग्मो मैनोमीटर, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें ये है हमारी रक्तदाब नापने के लिए, आप जानते हो, ठीक है। आगे बात कर ले 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप हार्मोन कौन सा है। आपको इसके बारे में मैंने डिटेल में पहले से लेकर मैं बात कर लूँ 6 सेट तक जितने भी क्वेश्चन कराया बार बार आपको हार्मोन के लिए कहा है कि भैया हार्मोन से क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे आप पादप हार्मोन की बात कर लीजिए, चाहे हम बात कर लें जंतु हार्मोन जिसको बोलते हैं, मनुष्य के हार्मोन की बात कर लीजिए, दोनों में ही हम बात कर रहे हैं
दोनों हार्मोन से एक क्वेश्चंस आ ही रहे हैं सेट में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दे चाहे डिटेल में दे दे। तो पिछले सेट में ही आपने देखा सेट 6 में मनुष्य हार्मोन की बात किया था और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 नंबर का आपसे पूछा था, मैंने पूरा ही बता दिया था वहां पे। इसके पहले वाले सेट में भी आप देख रहे थे हार्मोन से क्वेश्चन आ रहा है, तो हार्मोन से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं कन्फर्मली, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये साइटोकाइनिन। थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड से। इंसुलिन जो होता है हमारा, हमने बताया था एस्ट्रोजन हमारा स्ट्रेस को कम करता है। इंसुलिन हम बात कर लेंगे ये कैसे क्रिएट होता है, किससे होता है, पैंक्रियास से, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें आपको क्या हो रही समझ में आ रही है, ये स्ट्रेस को कम करता है। साइटोकाइनिन हमारा कैसा होता है, पादप हार्मोन होता है जो डेवलपमेंट में हमारा क्या करता है, पौधों की मदद करता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, सारे ऑप्शन हमने बता दिए क्या क्या है। 15 के बाद बात कर लेंगे, यहाँ पे बात करा है एक लिंगी उसकी, आप ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा गया है कि कौन सा एक लिंगी है कौन सा द्विलिंगी, ज्यादा से तो आपसे एक लिंगी ही पूछा है। तो आप जानते हो जो पपीता होता है, खीरा होता है, तरबूज होता है, नारियल होता है, नारियल का फूल की बात कर रहे हैं, सफेद सहतूत होता है, खीरा, मक्का हम बात कर लें, अरंडी, खरबूजा, नागफनी, टैपिकोआ, ये फूल हमारे कैसे हैं, एक लिंगी हैं। कैसे हैं, एक लिंगी। तो आपसे यहाँ पे दे रखा है पपीता, तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक लिंगी। इसके अलावा जो होगा वो सारे क्या होंगे, द्विलिंगी होंगे। इसके अलावा क्या होगा, एक लिंगी। होता क्या है, एक लिंगी फूलों को अपूर्ण फल भी कहा जाता है क्योंकि नर और मादा का प्रजनन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इसको अपूर्ण फल भी बोलते हैं। पूछा तो नहीं जाता है बट आपको जानना चाहिए, यहाँ पे नर और मादा का प्रजनन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बेसिक बातें हमें क्या पूछा नहीं जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आपसे नहीं पूछा जाता है। डिटेल में अगर आपसे पूछ दिया गया रिटन फॉर्म में तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। पपीता आपका सही होगा ऑप्शन। चलते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है पुनर्जनन, जिसको बोल रहे हैं रीजनरेशन। क्या बोल रहे हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में हमसे बोला है, रीजनरेशन का एग्जांपल क्या है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि रीजनरेशन के एग्जांपल में हमारा मेनली तो प्लेनेरिया होगा। क्या होगा, प्लेनेरिया। लेकिन हाइड्रा भी होता है, लेकिन जब दोनों दे रखा है तो सबसे ऑप्शन आप क्या टिक करोगे, प्लेनेरिया को टिक करोगे। यहाँ पे हमारा हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। क्या होता है, बडिंग। ये सब बातें आपसे क्या कर ली गई है। ये फिशन में हमारा मदद करता है, जिसको बोलते हैं क्या, खंडन बोलते हैं, खंडन विखंडन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसका होता है। देखिए ओजोन परत में हम बात कर लेंगे, क्षरण किसका होता है, सीएफसी का होता है। सीएफसी कार्बन जो होता है वही हमारा क्या करता है, यही हमारा क्या करता है, मेनली इन्हीं के कारण हमारा क्या होता है, क्षरण होता है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। 19 नंबर में बोल रहा है प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है। देखो प्राकृतिक पारितंत्र को हम बोलते हैं इकोलॉजी, इकोसिस्टम। क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में हम जानते हैं बायोटिक और एबायोटिक, जिसको बोलते हैं जैविक और अजैविक, हमारे दोनों ही आते हैं। जीवित और निर्जीव चीजें एक दूसरे से बातचीत करती रहती हैं। जैसे एक हमारा इकोसिस्टम तब बोलते हैं जब हमारा क्या होता है, जब हम बात कर लेंगे जीवित और अजीवित दोनों ही हमारे जो रह रहे हैं ये हमारे क्या है, इकोसिस्टम। मान लीजिए जीवित वाला सेक्शन है जिसको बोलते हैं बायोटिक, और एबायोटिक दोनों ही हमारे क्या है, इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो कह रहा है प्राकृतिक पारितंत्र है। कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, देखो गमले में तो ऐसा होता नहीं है कि हाँ दोनों, गमले में तो तुम रहते नहीं हो, तुम ऐसे समझो। जल जीवशाला, दोनों में अगर हम बात कर लें, जल जीवशाला में हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक ही चीज की बस बात कर रहा है। जब बात कर लें पानी की बात कर रहा है, और वो तो यहाँ पे अभी हम बात नहीं करेंगे, खेत में भी बात नहीं करेंगे। मेन ऑप्शन कौन सा होगा, वन सही होगा। कौन सा होगा, वन में, क्योंकि जीवित भी रहते हैं और अजीवित भी हमारे क्या होते हैं, वन में रहते हैं। दोनों तरह की चीजें हमारी रहती हैं, यही चीज हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बात कर लेंगे, ये प्राकृतिक पारितंत्र में ही आएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक आप जानते हो, जो फूड वगैरह प्रोवाइड करे वही तो उत्पादक। तो यहाँ पे क्या होगा, हरे पौधे और नील हरित शैवाल जो होता है यही हमारे क्या करते हैं, यही हमारे उत्पादक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन हमने क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। अब आगे क्या बात करेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चंस के बाद हम बात कर लेंगे आगे 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेट 7 का हमने क्या कर लिया, 1 नंबर जिसको बोलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, चूंकि 2023 में इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो लेकिन आपका 2024 में इसके बाद हमारा कैसे पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिएगा 2-2 नंबर के कई सारे क्वेश्चन बनाता है, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है दृष्टि दोष के बारे में हमसे पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, दृष्टि दोष के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि दृष्टि दोष के बारे में पूछ रहा है, किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष तो आप जानते हो कि दृष्टि दोष किसको कहते हैं। हम जानते हैं कि जब हमारा क्या होता है, नेत्र से दिखना हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेत्र की आवर्धन क्षमता हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दूर या पास की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। PQR 3 हमारा बोल रखा है, निवारण लेंसों का हमारा प्रयोग किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि निकट, यहाँ जानते हो कि 3 तरीके के हमारे क्या होते हैं,
दृष्टि दोष होते हैं। PQR 3 व्यक्तियों के निवारण के लिए में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। तो आपसे कह रहा है पहला नंबर जो बोल रहा है कि निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं। जब निकट की वस्तु को दूर देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं, तो यहाँ पे जो हमें देख पाता है ना वही दोष होगा। ध्यान रखना, कभी कभी हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, उल्टा मान के ही चलना है। यहाँ ध्यान रखना कि जब निकट दृष्टि दोष होगा, जब निकट दृष्टि दोष होगा तो हमें निकट की वस्तु कैसी होगी, साफ दिखाई देगी। निकट की वस्तु कैसी दिखाई देगी, साफ, लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो जो दिखाई देगा ना वही दोष होगा। कभी कभी हमारे दिमाग में क्या आता है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा, ये नहीं। तो आप ध्यान रखना, निकट कंफ्यूज कतई नहीं होंगे। और आपको ट्रिक भी बताया है कि जब दूर होता है दूर दृष्टि दोष तो कैसे याद करते हैं, ऊ की मात्रा पकड़ लेना। क्या पकड़ लेना, ऊ की मात्रा। जब ऊ की मात्रा पकड़ोगे तो ऊ से उत्तल लेंस, ऊ से क्या, उत्तल लेंस। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे तुम। तो दूर दृष्टि दोष में हम कैसा यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। इसका उल्टा हम क्या यूज करेंगे, अवतल यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है बेसिक बातें। आगे बात कर लेंगे। हम कह रहा है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं हम। और कहाँ यूज करते हैं, आप जानते हो कि चश्मे में अवतल लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये लेंस से तो जाता है, जब प्रॉब्लम होती है तब तो ये पहले ही कट जाता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ अवतल लेंस जब मैं यूज कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना, थोड़ा सा फिगर बना के और लिख कर करेंगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे तो ये 4 नंबर का आपको ये 2023 में पूछा है, लेकिन आगे की सेट में हमारा बात कर लें, अगर पूछता है 4 नंबर तो फिगर बना के ही करना है आपको, ठीक है ना। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे कि क्यों केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। देखो जब दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है तो वहां पे हम बात कर लेंगे जो देख पाता है वही दोष होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक, आप ध्यान रखना, निकट की वस्तु को नहीं। तो दूर के लिए मैंने बताया ऊ की मात्रा पकड़ेंगे तो उत्तल लेंस। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस। जनरली जो होता है कंडीशंस, ये हमारा क्या होता है, रेटिना के पीछे हमारा बनता है, ये कट ही नहीं पा रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें दिखाई भी नहीं देगा साफ साफ। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये जो होता है ये उत्तल लेंस जो यूज करते हैं इसके निवारण के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है और रेटिना पर हमारा क्या हो जाता है, बन जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। जब वो बनता है तो वहां से हमें मस्तिष्क से जाता है सिग्नल के थ्रू। यहाँ बात कर लेंगे दूर दृष्टि दोष के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, उत्तल लेंस यूज कर रहे हैं। और ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, चश्मे में उत्तल लेंस का हम जनरली क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये क्यू वाला है सेक्शन। अभी आपसे एक बोला है और आर की बात किया है कि आर ना तो दूर की देख पाता है ना तो पास की। तो यहाँ पे आपको फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान रखना कि जब दोनों ही प्रॉब्लम हो तो इसी को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, या द्विनेत्री दृष्टि दोष भी बोलते हैं हम। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस केस में न तो दूर की वस्तु न तो पास की वस्तु दिखाई देते हैं, तो द्विफोकल लेंस का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिगर आपके सिलेबस में नहीं है जरा दृष्टि दोष का, आप इसको क्या कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे, आपको नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे बात कर लें अगर हम कि जल तथा कांच में, आप देखो ये अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है जल तथा कांच में प्रकाश की चाल दे रखा है, प्रकाश की चाल दे रखा है, ये दे रखा है। तो कह रहा है जल का हमारा प्रकाश की चाल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2.25 गुणे 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके हमसे कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में मतलब ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 गुणे 10⁸ दे रखा है मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। कह रहा है अपवर्तनांक की गणना कीजिए। पहला आपसे दे रखा है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। पहला दे रखा है पानी के सापेक्ष कांच का, तो जिसके सापेक्ष पूछेगा ना तो उसको पहले रखेंगे। ध्यान रखना कि ये पूछ रहा है पानी के सापेक्ष कांच का, तो ये हो जाएगा W पहले रहेगा, ये बाद में रहेगा। जिसके सापेक्ष पूछेगा वो कहाँ रहेगा, पहले रहेगा। और वेलोसिटी के केस में आप ध्यान रखना VW ऊपर रहेगा, VG क्या रहेगा, नीचे। अगर यही अपवर्तनांक में होता तो NG हमारा ऊपर होता और NW क्या, नीचे। बेसिक बातें हमें क्या हो रही है, समझ में आ रही हैं। यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो 2.25 गुणे 10⁸ और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁸, 2 गुणे 10⁸, 10⁸, 10⁸ से कैंसिल, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.125, 1.125। यही क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। क्या होगा, अपवर्तनांक। तो आपसे यही पूछा था, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे ही लिख कर करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पूरी बातें लिखोगे, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक।
ध्यान क्या रखोगे, मैंने क्या बताया, जिसके सापेक्ष पूछेगा पहले लिखोगे और रू कहाँ रहेगा बाद में, उसको नीचे लिखेंगे एन डब्ल्यू में। अगर अपवर्तनांक की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है तो डब्ल्यू है तो डब्ल्यू ऊपर और जी नीचे। कुछ कुछ बातें ध्यान रखना जो बता रहा हूँ, तो वो काम आएगा पेपर में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरा नंबर इसका जो पूछा है, इसी में दूसरा नंबर से पूछा है, क्या कर रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का आपसे पूछ रहा है। देखो जिसके सापेक्ष पूछेगा वो कहाँ रहेगा पहले, तो वायु क्या होता है, एयर। हमारा क्या पूछ रहा है, कांच, वायु के सापेक्ष किसका, कांच का, तो हम बात कर लेंगे कांच का। तो जिसको पूछता है वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या होगा, नीचे होगा। तो आपको दे रखा था यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ग्लास, अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ और ऊपर जो होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ कितना होता है, 3 × 10⁸। भाग दोगे तो 10⁸ 10⁸ से कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1.5। 1.5 ही हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक, क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि किसी चालक प्रतिरोध का किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखो आप जानते हो कि चालक का प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध आर है, और चलिए देखते हैं इसको। कह रहा किसी चालक का प्रतिरोध हम जानते हैं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। आप जानते हो, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप इसको कर सकते हो, रो एल बाई ए। आप जानते हो एल क्या है, अनुक्रमानुपाती, तो हम बोल सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है, एल। इसी तरीके मैं बात जानता हूं कि चालक की मोटाई जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अब अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या बच्चा, आप जानते हो कि जब भी मैं अनुप्रस्थ काट की बात कर रहा हूं, किसी एक वायर को कट करूंगा, सामने से जो दिखेगा उसी को बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ काट। तो हम बात कर लेंगे अनुप्रस्थ काट की मोटाई पर। अगर मोटाई हमारी बढ़ रही है, मोटाई हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ अदर फैक्टर हमारे क्या है, कांस्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, मिक्स मत करिएगा कभी भी, कि जैसे हमारा लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जब किसी एक बोलेगा कि सारी चीजें कांस्टेंट है और मोटाई बढ़ रही है, तब हमारा क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। आगे इसमें बात कर लूँ, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। इसी तरीके बात कर लें तापमान, तापमान बढ़ने के साथ भी हमारा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो जब इन तीनों को मिलाओगे, जब आप ये हमारा समीकरण जो है, समीकरण 1 समीकरण 2 को हम जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर अनुक्रमानुपाती एल बाई ए। और यहाँ से जब हम हटाते हैं तो आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। यहाँ पे लिखा है वही चीज, क्या के लिखा है, तो रो क्या है, ये इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। और इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। दोनों में से कोई एक बोलेंगे, ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध हमारा हो रहा है। आपको बेसिक बातें ये बारे क्या हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। अब इसमें हम समझ लेते हैं, क्या इसमें कह रहा है कि यदि हम बात कर लें, एक तार का प्रतिरोध आर है, तार का प्रतिरोध कितना है, आर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तार का प्रतिरोध कितना है, आर है। और कह रहा है कि प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा यदि लंबाई दोगुनी कर दें और त्रिज्या आधी कर दें। आपने अभी पढ़ा कि जो आर है वो क्या है, रो एल बाई ए। कितना है, रो एल बाई ए। जनरली जब मैं आर डैश की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लंबाई हो रही है हमारी, क्या हो रही है, लंबाई दोगुनी हो जा रही है। लंबाई कितनी हो जा रही है, दोगुनी। और जो त्रिज्या है हमारी वो कितनी हो जा रही है, आधी हो जा रही है। त्रिज्या आधी होने का मतलब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो, ये हो जाएगा 2L तो है ही है, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, R जो है वो कितना है, R/2 का स्क्वायर है। कितना है, R/2 का। तो R/2 का स्क्वायर का मतलब R²/4। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। तो ये हम बात कर लेंगे, हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। आपको बेसिक बातें क्या हो रही है, समझ में आ रही है कि त्रिज्या अगर मैं आधी कर रहा हूँ और लंबाई दोगुनी कर रहा हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुना। तीसरे नंबर क्वेश्चन के में जो आपको दे रखा है उसी का यहाँ पे इंग्लिश में हमारा सारी चीजें दे रखा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, ए होता है। तो इसी को हम बोलते हैं, जो कांस्टेंट लगाते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, इस के की जगह हमारे बुक में जो दे रखा होगा वो क्या दे रखा होगा, रो दे रखा होगा। तो कंफ्यूज यहाँ नहीं होंगे आप रो ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कहता है कि इसका हमें क्या करना है, यूनिट या जिसको बोलते हैं मात्रक निकालना है, तो ध्यान रखें यहाँ पे जब भी हम मात्रक निकालते हैं ये कितना होता है, जनरली होता है ये ओम। हम बात कर लेंगे, ये होता है हमारा रजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। कितना होता है, ओम मीटर। और यहाँ पे लेंथ का कितना होता है, मीटर। और ये कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये कटेगा तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा ओम। कितना आएगा, ओम। तो रजिस्टिविटी का हमारा जो रजिस्टेंस का जो मात्रक होता है कितना होता है, ओम। और रजिस्टिविटी का कितना होता है, ओम मीटर। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात कर लेंगे, कह रहा है यहाँ पे
कि निम्न में से नियमों का नामांकित चित्र बनाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अच्छे से करने हैं। तो देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपसे कह रहा है तो आप जानते हो कि बाएं हाथ में जब मैं बात करता हूं तो अंगूठा जो होता है ये हमारा क्या होता है, बल, इसको बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स। और ये जो होता है तर्जनी, जिसको बोलते हैं हम क्या, फील्ड बोलते हैं। और ये हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ बात कर लेंगे ये क्या होता है, धारा, जिसको बोलते हैं करंट बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हो कि ये हमारा क्या होता है, मिडिल फिंगर हमारा, जिसको बोलते हैं मध्यमा, ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा साइड का फिंगर होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इसकी गणना करते हो। इसी की वजह से तीनों हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से लंबवत होते हैं। तो जब बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है तो लंबवत अंगूठा क्या करता है, चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या करता है, दिशा को दर्शाता है। और मध्यमा हमारा क्या करता है, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दर्शाता है। तो ये जनरली कहाँ यूज करते हैं, मोटर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, मोटर के लिए, ठीक है ना। और इसी का उल्टा जनरेटर के लिए हम बात कर लेंगे, दाएं हाथ के नियम का हम यूज करते हैं। तो आपसे बोल रहा है यहाँ पे यही चीज आपका इंग्लिश में दे रखा है, यही चीज किस में दे रखा है, इंग्लिश में। आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और ये मोटर के लिए, ये मोटर रूल नहीं होगा, यहाँ पे मोटर के लिए यूज करेंगे। ध्यान रखना, वर्ड में गलती हो गई है ट्रांसलेशन करने में। आगे बात कर ले अगर हम, कह रहा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम में अगर हम बात कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, दाएं हाथ का नियम, या मैक्सवेल का नियम भी बोलते हैं। आप जानते हो, ध्यान दो कि जब मैं अंगूठा को, मान लो कि ये वायर है, ये क्या है, वायर है, और ये मैं अंगूठा रख रहा हूं, तो अंगूठा क्या कर रहा है, ये हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो फिंगर मोड़ रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं हम क्या, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऊपर की डायरेक्शन में मेरा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। अगर ये डाउनवर्ड साइड्स पे जा रहा है तो हम बात कर लेंगे करंट इधर जा रहा है, तो अब ये किधर होगा, इधर की तरफ। तो दोनों बातें आपको क्या हो, समझ में आ रही होंगी। यहाँ बातें देख लेते हैं। कह रहा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है, उंगलियां किसको रिप्रेजेंट करती हैं, चालक क्षेत्र की दिशाओं को। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल कार्क स्क्रू का नियम। तो दोनों पूछे, या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम पूछे या मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम पूछे, आप दोनों ही क्या कर लोगे, दिखा दोगे। यहाँ पे चलते हैं आगे। ये अथवा का क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपसे पूछा है। आप डिटेल बस जितना पूछ रहा है उतना ही देंगे। आप आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक घर में प्रमुख तार हमारे ABC निकलते हैं, और आपसे कह रहा है प्रत्येक तार का नाम और कार्य लिखना है। आप जानते हैं कि 3 तरह के तार होते हैं। एक तो होता है गर्म तार, क्या होता है, गर्म तार। एक होता है ठंडा तार होता है, और एक बात कर लेंगे कैसा, भू संपर्क तार, ये दूसरा होता है। और एक ऐसा होता है तीसरा। तो जो गर्म तार होता है वो लाल रंग का होता है, ठंडा तार हमारा नीला या काला होता है, भू संपर्क तार कैसा होता है, हरा होता है। कार्य क्या होते हैं, गर्म तार विद्युत धारा को प्रभावित करती है, ठंडा तार न्यूट्रल होता है, और संपर्क तार हम बात कर लेंगे जिसको बोलते हैं भू संपर्क तार। क्या बोलते हैं, भू संपर्क तार हम बोलते हैं। जो भू संपर्क तार होता है ये क्या होता है, जमीन के अंदर होता है। ये क्या करता है, बहुत नीचे स्थित होता है। कैसा होता है, नीचे स्थित होता है। धातु के प्लेट से हमारा जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का एक हमारा क्या होता है, साधन होता है। विद्युत झटकों से हमें क्या करता है, बचाता है। ये घरेलू वितरण में हमारा तार जो प्रयुक्त होता है वो आवरण कैसा होता है, काला रंग का होता है। ये कार्य बता दिया और आपने उसके नाम भी बता दिए। तो हम इतना ही आपसे पूछा था। आप ज़्यादा पूछ रहा है तो इसका क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे, जो मैं कॉर्नर में क्या कर दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ, घरेलू सप्लाई का पूरा, ठीक है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा। हॉट वायर रेड होता है, ब्लू ब्लैक होता है, अर्थ वायर ग्रीन होता है। फंक्शन यहाँ पे बता दिया गया कि ये सेव करता है और डिस्ट्रीब्यूट करने, डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है जनरली। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। आप जानते हो एथेनॉल जो होता है इसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसी को हम लिखते हैं CH3CH2OH। या तो आप ये लिखिए या C2H5OH लिखिए, दोनों बातें हमारी क्या है, एक ही है। कार्बनिक यौगिक है। 2 प्रमुख रासायनिक समीकरण हमारे ऐसे दे रखे, जैसे कि हम जानते हैं जो भी हमारे फ्यूल होते हैं या ईंधन होते हैं उसको जब मैं बर्न करता हूं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमेशा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक इसी तरीके एथेनॉल को जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो आप ध्यान रखना ये OH आयन हमारा क्या हो जाएगा, विघटित, और यहाँ से H+ हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो H+ OH आयन से मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि H2SO4 में से O एक अलग हो जाता है, O एक अलग हो जाता है, और HSO3 हमारा क्या हो जाता है, यहाँ बनता है। तो C2H5HSO3 OHSO3 या SO3H हमारा क्या करता है, ये बनाता है सल्फोनिक एसिड। तो हम बात कर लेंगे, आगे बात कर लेंगे। ये हमारा क्या है, यही है। इंग्लिश में हमें ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है, आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे।
कह रहा है एसिटिक अम्ल के बारे में बात कर रहा है, दो रासायनिक समीकरण लिखने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो एसिटिक अम्ल की बात कर लें तो आप जानते हो इसी को हम बोलते हैं क्या, एथनोइक अम्ल भी बोलते हैं, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। नाम कैसे लिखते हो, 1 और 2 लिखते हो, COOH है तो ओइक अम्ल हमारा जुड़ता ही है, तो 2 हो गया, तो एथनोइक हो गया और क्या हो गया, अम्ल हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का हमारा है, एक कमजोर अम्ल होता है। हम जानते हैं एथनोइक अम्ल का रासायनिक समीकरण, पहला तो हम बात कर लेंगे कि ये जो होता है एथनोइक अम्ल एस्टरीकरण और साबुन के रासायनिक समीकरण के लिए हमारा जनरली क्या किया जाता है, बनाता है। जैसे हम बात कर लें एस्टर है हमारा, एस्टर का फार्मूला हम जानते हैं COOR के फॉर्म में हमारा जाता है CH3COO C2H5। तो COOR मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप जानते हो R हमारा एल्काइल ग्रुप होता है और ये हमारा एथाइल ग्रुप चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे CH3COO हम बात कर लेंगे, ROR का हमारा बनाएगा। तो यहाँ बात कर लेंगे ये मिथाइल ग्रुप होता है, ये इथाइल ग्रुप, तो ये एस्टर बना रहा है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो यही हमारा क्या बन रहा है, सोडियम एथनोएट, जिसको हम बोल रहे हैं। आप देखिए इसका मैं मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ कैसे काम कर रहा है, कैसे ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बात कर लें, ये जब ब्रेक होगा तो कैसे होगा, CH3COO माइनस में होता है और C2H5 किस में होता है, प्लस में होता है, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ Na प्लस में होता है और OH माइनस में होता है, तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाले के साथ। तो यहाँ पे बना लेगा C2H5OH और यहाँ पे CH3COO जो हमारा एसिटेट है ये इसके साथ जुड़ेगा सोडियम के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम एथनोएट। तो इसी को हम बोल रहे हैं एस्टरीकरण और साबुनीकरण के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एथनोइक अम्ल का यूज। और कहाँ करते हैं, CH3CH2OH के बीच अभिक्रिया कराने पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CH3COOH, इससे जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, C2H5OH की ही बात करें या CH3CH2OH की बात करें। तो यहाँ क्या है, एथनोइक अम्ल से जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये हमारा क्या बना रहा है। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म समझ लो कि CH3COO माइनस अलग हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा, CH3CH2 प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस क्या हो जाएगा, अलग, H प्लस OH माइनस से जुड़ेगा तो हमारा H2O बनाएगा और यहाँ पे CH3COO C2H5 हमारा क्या कर लेगा, बना लेगा। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं कैसे ये रिएक्शंस हमारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दोनों रिएक्शंस आप लिख देंगे, आपको नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्विअवघटन अपक्रिया। द्विअवघटन अपक्रिया क्या होता है, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो द्विअवघटन अपक्रिया हमारी कैसी होती है, एक अपक्रिया जिसमें बात करें दो पदार्थ एक साथ विघटित होते हैं और दो नए यौगिक हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे HCl है, NaOH है, तो हम जानते हैं H प्लस और Cl माइनस होता है, यहाँ Na प्लस और OH माइनस होता है। तो ये हमारा, ये बात कर लेंगे H प्लस OH से हमारा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वाटर, क्या बनेगा, वाटर, ये क्या बनेगा, वाटर। और यहाँ पे बात कर लेंगे NaCl के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NaCl, Na प्लस Cl माइनस के साथ जुड़ेगा तो NaCl, H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या, वाटर। तो ये आपको समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं दोहरा विस्थापन या बात कर लें मेटाथेसिस जैसे नामों से हम जानते हैं, या दो डबल हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या द्विअवघटन, दोनों ही बातें हमारी क्या है, एक ही हैं। यहाँ पे हम बात कर लें, यही चीज़ हमारा किस में दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, तो आपको क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। आप जानते हो कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से हमारा क्रिएट करता है, रिएक्शन करता है, तो अम्ल क्षार की अपक्रिया, जिसमें हम बात कर लेंगे अम्ल किसी क्षार के साथ हमारा अपक्रिया करे लेकिन उनकी शक्ति कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा न्यूट्रलाइज करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण बात करते हैं। यहाँ प्रबल क्षार होता है, अपक्रिया करता है, एक दुर्बल अम्ल से रिएक्ट करता है, तो समान रूप से दुर्बल क्षार भी हमारा क्या करता है। देखिए प्रबल अम्ल अगर प्रबल क्षार से हमारा जो रिएक्शन करे या एक दुर्बल अम्ल बात करें दुर्बल क्षार से रिएक्शन करें, दोनों ही अपक्रियाएं हमारी कैसी होती हैं। यहाँ बात कर लें उदासीनीकरण, यहाँ जो दे रखा है HCl जो दे रखा है ये कैसा है, प्रबल अम्ल है, कैसा है, प्रबल अम्ल है। और अगर हम बात कर लेंगे ये कैसा है, प्रबल क्षार है, कैसा है, प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से जब बना रहा है इसी को बोलते हैं लवण और जल, लवण और क्या, जल। तो लवण ये हो गया, जल ये हो गया। हम जानते हैं इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ये हमारा क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और क्या बनाता है, वाटर। जनरली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अपक्रिया है, टेबल नमक जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है। यही बातें आपको बता रखी हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था उदासीनीकरण अपक्रिया में, अगर मैं बात कर लूँ तो आपको नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे बात कर लें, यही चीज मुझे इंग्लिश में दे रखी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं।
कह रहा है पीएच मान के बारे में आपको लिखना है। पीएच मान 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। तो कह रहा है पीएच मान के बारे में। पीएच मान आप जानते हो कि पीएच मान हमारा क्या होता है, मौजूदा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। आपको पहले ही बताया गया है पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज। पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। एच का मतलब एच प्लस का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। तो जो पावर आप हमारा आयनों की सांद्रता, एच प्लस की सांद्रता को दर्शाता है, यही पीएच होता है। जनरली इसका फार्मूला यही होता है, लॉग में माइनस लॉग एच प्लस। और पीएच स्केल पर 0 से हम बात कर लें 14 के बीच में होता है। यहाँ पे 7 होता है। इधर की तरफ जाने पर हमारी अम्लता बढ़ती है और इधर की तरफ जाने पर हमारी क्या बढ़ती है, क्षारकता बढ़ती है। तो ये चीज़ आपको बता रखा है। अगर मैं बात कर लूँ, पीएच मान जो 7 होता है वो तटस्थ होता है, ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। यहाँ पे हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है। जो प्योर वाटर या शुद्ध हमारा जल जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। मानव शरीर में अगर मैं बात कर लूँ पीएच तो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। कहीं कहीं बुक में 7.3 7.4 थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दिया होता है। आप कंफ्यूज न होइएगा, जनरली 7.3 से 7.5 के बारे में आपसे बात करेगा जब भी करेगा अलग अलग जगह। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और हम जानते हैं स्वच्छ बारिश के पानी का मान हमारा कितना होता है, 5 से 5.55। और जो हमारे मुंह का पीएच का मान होता है वो भी कितना होता है, 5.55। नींबू के रस का अगर मैं बात कर लूँ तो 2.5 होता है। तो कुछ कुछ बेसिक बातें हैं, आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा पीएच कितना होता है, क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। 2 नंबर का है, नंबर आपको मिल जाएगा इतने से, ठीक है ना। आगे बात कर लें अगर हम इसमें, अब आप टाइम ज़्यादा नहीं देंगे पीएच में। पीएच का मतलब अब आप स्केल ड्रॉ करने नहीं लगेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मतलब 2 नंबर का लिखना है। अगर ये 4 नंबर का पूछता तो मैं ड्रॉ करके पूरा एग्जैक्ट क्या करता, पूरी बातें बताता कि हाँ है क्या, कहना क्या चाहता है, और सारी बातें हम बात करते। 2 नंबर में इतना पर्याप्त है। आगे बात कर लें अगर हम, ये इंग्लिश में हमें दे रखा है पीएच मान के बारे में जो चीजें अभी बताया। आगे बात कर लेंगे। ऑक्सीकरण अपक्रिया की बात कर रहा है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी पदार्थ के लिए ऑक्सीजन का संयोग, या मैं बात कर लूं हाइड्रोजन का त्याग करना, या तो ऑक्सीजन को क्या करे वो ऐड करे या हाइड्रोजन को क्या करे रिमूव करे, तो यहाँ पे हमारा जो बनता है उसी बोलते हैं ऑक्सीकरण। लोहे के जंग लगना ऑक्सीजन को लेता है, तो हम बात कर लेंगे नमी अम्ल जैसे पदार्थों से लाल भूरे रंग का हमारा चूर्ण बनता है जिसे हम कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग। ऑक्सीकरण की अपक्रिया एक हमारी उदाहरण है मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण। अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे चांदी का धुंधला रंग जो होता है, चांदी धुंधली हो जाती है, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीकरण का ही हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये हमें 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना क्या है, पर्याप्त है। रिएक्शन हमें दे रखा है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। यही चीज मुझे इंग्लिश में दे रखी है, यही चीज किस में दे रखी है, इंग्लिश में दे रखी है। आप इसको क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। क्वेश्चन दहन अपक्रियाओं की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है दहन अपक्रियाओं की। और आप जानते हो कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उष्मा और प्रकाश क्या करता है, साथ ही साथ मुक्त करता है। तो लाइट और हीट हमारा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आपको यही बताया गया था कि जो भी ईंधन होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और हमारी क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। यहाँ पे मीथेन का दहन अगर मैं कर रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट हमारा क्या होता है, निकलता है। ये रिएक्शन है आपका कि मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। तो दहन के रिएक्शन के ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। इतना लिखने के बाद अगर आप लेते हो तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ये इंग्लिश में सारे कंटेंट्स हैं जो अभी आपको बताया, तो इसके बाद में बात कर लूंगा। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन के रूप में हम बात कर लेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा है, जल शोधन में उपयोग लिखना है। आप जानते हो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में हम इसका यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में हमारा क्लोरीन होता है जो पानी में पनपने वाले हमारे बैक्टीरिया और वायरस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने पर यह पानी में क्लोरीन के अणु को क्या करता है, छोड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर से छोड़ा गया क्लोरीन रोगाणुओं को क्या करता है, मारता है। क्लोरीन का अवशिष्ट प्रभाव हम बात कर लेंगे, पानी के रोगाणुओं को संक्रमित होने से क्या करता है, बचाता है। जनरली इसका जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, जिसका होता है CaOCl2। कितना होता है, CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो नहीं बोलेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलेंगे। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर ये एक अकार्बनिक हमारा कैसा है, यौगिक है जो सफ़ेद रवेदार ठोस होता है। क्लोरीन के साथ तीव्र गंध होता है इसमें, ठीक है ना। क्लोरीन की हमारी क्या होती है, क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। अगर मैं बात कर लूँ तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर के लिए इतना क्या है, पर्याप्त है। आगे बात कर लेंगे हम। तो यहाँ पे बात कर लें ब्लीचिंग पाउडर हमारा किस तरह यूज किया जा रहा है, डिसइंफेक्ट करने के लिए,
वाटर ट्रीटमेंट को हम बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्लोरीन कंटेन करता है जो कि हमारा बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है, किल करता है। इसी तरीके ब्लीचिंग पाउडर को हमारा मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो ये रिलीज करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को वाटर में, और क्लोरीन हमारा क्या करता है, यहाँ पे किल करता है जर्म्स को। तो ये बेसिक बातें इंग्लिश में दे रखी है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, फार्मूला ये होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, व्हाइट कलरलेस हम बात कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग क्लोरीन हमारा क्या देता है, ऑर्डर देता है या स्मेल देता है जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना। आगे बात कर लें हम, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम को प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपसे। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप जानते हो, अभी आपसे बात किया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है हमारा कितना होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, 1.5 अमाउंट हमारा मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O हमारा बनेगा। तो यही हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा फार्मूला जिप्सम का। किसका फार्मूला होता है, जिप्सम का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बात कर लेंगे, को जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट क्या, डाईहाइड्रेट। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट बोलते हैं। 140 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तैयार किया जाता है। तो ये आपका रिएक्शन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा अगर आप इतना लिखते हैं तो। ये इंग्लिश में हमारी सारी चीज़ें दे रखी हैं जो अभी आपको बताया। इसके बाद बात कर लेंगे हम संचारण को उदाहरण द्वारा हमें क्या करना है, समझाना है। देखो, उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे का बर्तन का नीला हरा रंग होना, सोने या चांदी पर हमारा हल्के काले रंग का हमारा चढ़ जाना। संचारण के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, महत्वपूर्ण जानकारी, संचारण धातुओं की सतहों को खराब करने की एक प्रक्रिया है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। संचारण के कारण धातु के ऑक्साइड, सल्फेट वगैरह में हमारी क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। संचारण की वजह से धातुओं पर अवांछित यौगिकों की परत जम जाती है। इसी तरीके संचारण धातुओं की सतह को खराब कर देता है। संचारण को रोकने के लिए विद्युत क्षरण का तरीका हमारा जनरली क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। इसी तरीके हम बात कर लेंगे, सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो जाती है, जान का नुकसान होता है। कई बार पुल वगैरह हमारे क्या होते हैं, जंग लगने से खराब होते हैं, तो वहाँ पे जब क्षरण होता है तो वहाँ पे जान का भी नुकसान होता है। आपसे यही चीज़ बोल रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारे क्षरण होने से लोहे की जो भी चीज़ें बनती हैं या जो भी मटेरियल बनता है उनके नुकसान होने से जान का नुकसान हमारा बना रहता है। अप्रत्यक्ष लागत जिसको बोलते हैं हमारा क्या, अतिरिक्त, मतलब अगर उसको मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो उसमें हमारा क्या लगता है, कुछ कास्ट लगता है और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। तो इतना प्रतिष्ठा नहीं लिखना है आपको, इतना लिखने के बाद आपको क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात कर ले, अगर हम यहाँ पे आपसे कह रहा है, इंग्लिश में यही चीज़ हमारी दे रखी है, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे ओजोन क्या है, आपसे पूछ रहा है ओजोन क्या है। अब आपके 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। ओजोन क्या है हम बात कर लेंगे। ओजोन क्या है, किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। आप जानते हो कि ओजोन हमारा क्या होता है, O3 होता है। क्या होता है, O3। तो O3 ऑक्सीजन हम जानते हैं O और O में विघटित होता है पराबैंगनीकरणों के कारण। तो जो ऑक्सीजन हमारा विघटित होता है और जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, यही हमारा क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। क्या बनाता है, ओजोन। जनरली इसका अणुसूत्र यही होता है, जो कि हमारा ये अपर रूप है और 3 परमाणुओं से मिलकर हमारा क्या होता है, बना होता है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया के द्वारा हमारा ये क्या होता है, निर्माण होता है। ओजोन पृथ्वी की सतह पर हमारा क्या करती है, एक आवरण का काम करती है, जो अल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते हैं पराबैंगनी विकिरणों को हमारा क्या करता है, धरती पर आने से रोकता है। तो यह हमारे लिए हानिकारक होता है। पारितंत्र को नष्ट होने से भी क्या करता है, ये बचाता है। तो यहाँ तक तो हमें बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो ओजोन हमारा क्या करता है, हम जानते हैं ये अत्यंत हानिकारक होता है। त्वचा कैंसर जिसको बोलते हैं, स्किन कैंसर से हमें क्या ये हो सकता है, अगर ओजोन लेयर डिप्लेट हुई, डायरेक्ट हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आई, तो पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत समाप्त हो जाने से सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारी क्या होंगी, पृथ्वी पर बिना रोक टोक के पहुंचने लगेंगी, जो परितंत्र को हमारी क्या करेंगी, दुष्प्रभावित करने लगेंगी। 1980 से हम बात कर लेंगे, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट आने लगी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिप्लेशन ऑफ हमारा ओजोन लेयर हो रहा है। क्या क्या इसको प्रभावित करेंगी, तापमान में परिवर्तन के कारण धरती पर वर्षा की कमी हो जाएगी, चावल जैसी फसलों पर हमारा मेनली प्रभाव होगा, जलीय जीवों और पदार्थों पर हमारा प्रभाव होगा, मानव में प्रतिरोधक क्षमता या त्वचा कैंसर में वृद्धि हो जाएगी। ये हमारे क्या होंगे, कारण होंगे। और ये हमारा क्या करता है, नियंत्रण पाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयोग पर नियंत्रण लाने का प्रयास किया गया है, और इसी के बारे में क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। चलते हैं आगे। चलते हैं आगे। कह रहा है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को उदाहरण सहित क्या करना है, समझाना है। आप जानते हैं खाद्य श्रृंखला हमारा कैसा है, एक क्रमिक प्रक्रम है। पोषण और ऊर्जा स्तर को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाने का काम जो होता है वो खाद्य श्रृंखला को होता है। खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, खाता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये एक चेन के रूप में चलता है, एक ही साइकिल हमारी क्या होती है, क्रिएट होती है। उत्पादक खाद्य श्रृंखला में हम बात कर लेंगे,
जीव के रूप में हमारा कार्य करता है और खाद्य श्रृंखला अपघटकों के रूप में क्या होती है, समाप्त होती है। यहाँ पे बात कर लेंगे श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक विशिष्ट पथ का अनुसरण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में हम बात कर लेंगे इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है हमारा, तो यहाँ बात कर लेंगे जीवों को प्राथमिक उत्पाद, जैसे हम बात कर लेंगे पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हमारे क्या करते हैं, कीड़े। द्वितीयक उपभोक्ता हमारे जैसे सांप हम बात कर लेंगे। तृतीयक उपभोक्ता जैसे हम बात कर लेंगे बाज। तो हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, पौधों को कौन खाता है, पौधों को हमारे खाते हैं कीट खाते हैं। क्या खाते हैं, कीट खाते हैं। और कीट को हम बात कर लेंगे, कीट होता है, इनको हमारे क्या करते हैं, या हम बात कर लेंगे इसको हमारा कौन खाता है, ये हमारे बाज वगैरह होते हैं वो खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा गया प्राथमिक, द्वितीयक और क्या हो गया तृतीयक, इसी की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और एक पिरामिड बनाते हैं, और पिरामिड सीधे या उल्टे हो सकते हैं हमारे, ये ऊर्जा प्रवाह को ही हमारे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जनरली अपघटक प्रारंभिक जीवों के रूप में हमारे कार्य करते हैं। खाद्य श्रृंखला को डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। तो आपसे अगर बात कर लेंगे कि डेट्रिस खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हमारा क्या है, मृत कार्बनिक पदार्थ को बैक्टीरिया खाता है, इसको कौन खाता है, केचुआ खाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला हम उन्हीं को बोल रहे हैं। श्रृंखला हमारी सूर्य पर हमारी निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। चारागाह खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें हम बात कर लेंगे प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करता है। और हरे पौधे हमारे किस तरह बिहेव करते हैं, उत्पादक की तरह, और प्रकाश संश्लेषण करके ये क्या कर लेते हैं, चारागाह खाद्य श्रृंखला को शीर्ष पर है हमारा, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे, ये जैसे हम बात कर लें पौधे को बकरी खाता है, बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है। ये हमारा क्या है, खाद्य श्रृंखला है। आप एक ही उदाहरण दे दीजिएगा, चाहे यहाँ पे उदाहरण देकर आप इसको समझा दीजिएगा। 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप लिख रहे हैं सारी बातें और उसको बता दे रहे हैं, यहाँ पर्याप्त है। ये एडिशनल मैंने डाला है, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, क्योंकि अगर क्वेश्चन बढ़ा के पूछा नंबर में तो आप क्या कर लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये रहा आपका खाद्य श्रृंखला। अब अगर मैं बात कर लूँ खाद्य जाल की, बात कर लूँ, किसी बात कर लूँ खाद्य जाल की, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारा क्या है, खाद्य जाल है। खाद्य क्या है, जाल है। आप देखते हैं कि हरे पौधे को गाय खाती है, और यहाँ गाय को कौन खाता है, भेड़िया। लेकिन घास को कौन खाता है, हिरन, और हिरन को भी भेड़िया खाता है। ये हमारे क्या बना रहे हैं, कई सारे चीज़ों को हमारा कर रहा है। इसी तरीके फूल को चूहा खा रहा है, और चूहे को कौन खा रहा है, हमारा उल्लू खा रहा है। उल्ले को हम बात कर लें, हमारा कौन खा रहा है, बिल्ली खा रहा है। तो बिल्ली को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। तो ये कई सारी चीज़ों का कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको बोल रहे हैं जाल। क्या बोल रहे हैं, जाल। और इसी को बोल रहे हैं खाद्य जाल बोल रहे हैं। जब वो एक स्ट्रक्चर बस बन रहा था तो उसको बोल लेते हैं श्रृंखला। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, खाद्य जाल हमारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीवों के बीच खाद्य संबंधों को दर्शाने का एक जटिल आरेख है। यह कई खाद्य श्रृंखलाओं को क्या करता है, जोड़ता है। जैसा कि दिखता है आपको, कैसे ऊर्जा और पोषक तत्व एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति पर हस्तांतरित होता है, इसके बारे में बात करता है। जेब्रा घास खाता है, और जेब्रा को शेर खा जाता है। किसी पौधे कीड़े को खाते हैं, कीड़े मेढक को खा जाते हैं। मेढक सांप का भोजन हमारा होता है, और सांप किसका होता है, बाज का होता है। ऐसे ही हमारा समुद्री पक्षियों में हम बात कर लेंगे, भोजन क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन नामक प्रकाश संश्लेषक शैवाल से हमारा क्या होता है, शुरू होता है। घास के मैदान में घास के पौधे, खरगोश, लोमड़ी और कई प्रजातियां हमारी शामिल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यही हमारा क्या है, खाद्य पदार्थों के बारे में क्या कर रखा है, बता रखा है। चलते हैं आगे। हमसे कह रहा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन आपको सेट 6 में भी पूछा है। किसमें पूछा है, सेट 6 में। अगर आप देखें यहाँ पे, कायिक प्रवर्धन हमारा कैसा है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि इसमें होता क्या है, 2 पौधे होते हैं, दोनों पौधों को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर बांध देते हैं। बांधने के बाद नीचे वाला पार्ट बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलम। कार्बनिक भोजन के लिए हमारा ये यूज किया जाता है, और इसके अंदर से हमारा पानी वगैरह और मिनरल्स वगैरह हमारे क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। इस तरीके से दोनों पौधे एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। पौधे के नए पौधे के रूप में हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तना, पत्ती, शाखा, जड़ आदि में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जड़ों की काट, दाब, रोपण आदि के द्वारा हम क्या करते हैं, नए पौधे तैयार करते हैं। रोपण विधि में अगर मैं बात कर लूँ, यह विधि उन पौधों पर अपनाई जाती है जो जड़ें हमारी क्या होती हैं, नहीं पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना, और कमजोर जड़ वाले होते हैं, या तना हमारा कमजोर होता है यहाँ पे। तो रोपण वह विधि है जहाँ 2 पौधों को भाग हमारा इस प्रकार बांधा जाता है ताकि वह पौधे क्या रखे, पौधे पर रह सके। दोनों पौधों को एक को मिट्टी में लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्कंद, और दूसरा टहनी में होता है, एक जिस पर एक या एक से अधिक कलियां होती हैं, इसको बोलते हैं कलम। क्या बोलते हैं, कलम। तो अभी बताया आपको, रोपण में दोनों आपसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्कंद पानी खनिज के लिए, और कलम कार्बनिक भोजन के लिए हमारा जिम्मेदार होता है। कैम्बियम की प्रक्रिया के कारण कलम और स्कंद दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, कई बार ये कैम्बियम हमसे क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इस विधि को अपनाने से हम क्या कर लेंगे, ऐच्छिक गुणों वाले पौधे और फल प्राप्त कर सकते हैं। आम की बहुत सारी
सारी किस्में इसी विधि से क्या की जाती है, तैयार की जाती हैं। 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन पूछा है और अगर आप इतना कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा पिछले सेट में शायद ज़्यादा नंबर का पूछा था, तो वहाँ फिगर के लिए भी बात किया था, फिगर भी बताया था आपको, तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। मुकुलन की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, मुकुलन। मुकुलन भी हमारा कैसा है, अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें जीव के शरीर से बाहरी सतह कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, एक उभार बनता है जिसको बोलते हैं मुकुल। यह मुकुल पूर्ण रूप से हमारा जीव बन जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन में हम बात कर लेंगे हाइड्रा और ईस्ट ऐसे जीव हैं हमारे। मुकुलन की प्रक्रिया हम बात कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्रक्रिया। हम जानते हैं मुकुलन में हमारा कोशिका के किसी हिस्से में हमारा बल्ब जैसा कैसा होता है, उभार होता है। जो उभार होता है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है और एक छोटे और जीव में बदल जाता है। ये जीव हमारे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। डेवलप होने के बाद हमारा क्या हो जाता है, नए जीव बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये हमारा किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में। मानव मस्तिष्क की बात कर रहा है, क्रियाविधि और संक्षिप्त का हमें क्या करना है, टिप्पण करना है। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है, सेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, मानव मस्तिष्क के हमारे 3 प्रमुख भाग होते हैं। कितने प्रमुख भाग होते हैं, 3 प्रमुख भाग। और ये हमारा थोड़ा सा स्लाइड में ऐसे दे रखा है, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, किनारे कर दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं और अलग अलग कार्य होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ये क्या करता है, 2/3 हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क डायनसेफ्लॉन होता है हमारा। प्रमस्तिष्क के 2 गोलार्ध हमारे मिलकर बने होते हैं। प्रमस्तिष्क में कुछ भाग और उसके कार्य, जैसे कि हम बात कर लेंगे, यहाँ पे ललाटी टोब हमारा लोब बोल रहा है। ये सारे लोब अभी मैं क्या करूँगा, फिगर के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। तो ये ललाटीय लोब जो होता है वो समस्या का समाधान करता है, स्वैच्छिक गतिविधि भी करता है, वाक्य निर्माण और व्यक्तित्व से हमारा क्या होता है, जुड़ा रहता है। ऑसिपिटल एक हमारा लोब होता है, ये क्या करता है, दृश्य सूचना जिसको बोलते हैं, विजुअल ट्रांसफर हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और टेम्पोरल लोब जो होता है वो हम बात कर लेंगे, हियरिंग हमारा जो होता है, हियरिंग को हमारा मेंटेन करने या लैंग्वेज को सीखने में हमारा क्या करता है, मदद करता है, जिसको बोलते हैं श्रवण प्रसंस्करण। बात करें पार्श्विक लोब जो होता है, संवेदना और भावना का अनुभव बनाने में हमारा क्या करता है, मदद करता है। ये सारे लोब जो मैंने बात किया, ललाटी लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और पार्श्विका लोब, यही चीज यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है। किसमें दे रखा है, इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे इसी चीज की बात कर रहे हैं। फ्रंटल लोब होता है, यहाँ बात कर लें पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ये हमारा क्या होता है, ब्रेन स्टेम होता है। तो इसी में हमारा मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है और क्या होता है, मेडुला होता है। ये ऑसिपिटल लोब होता है जो अभी आपको नाम बताया, पैरिटल लोब हो गया, टेम्पोरल और फ्रंटल लोब। यही हमारे क्या काम कर रहे हैं, मेन काम कर रहे हैं जो अभी आपको बताया गया, और उसी के बारे में क्या कर रहा है, आगे से समझा भी रहा है आपको। आगे बात कर ले अगर हम, यहाँ देखिए आपका हमारा पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क में हमारा बता रखा है, ऑसिपिटल लोब हमारा यहाँ होता है, पैरिटल लोब्स होता है। ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, एग्जैक्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आप ये फिगर आप याद रखिए, ये वाला फिगर आप क्या रखिए, याद रखिए कि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। यही हमारा मदद करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा हार्मोन्स को सिक्रेट करने में, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हमारे ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो होता है ये हमारा प्रमस्तिष्क का पार्ट होता है, और सेरिबेलम हमारा किसका पार्ट होता है, लघु मस्तिष्क का। ब्रेन स्टेम हमारे यहाँ होता है और इसी को बोलते हैं क्या, मस्तिष्क स्तंभ बोलते हैं। हम बात कर लें मध्य मस्तिष्क में, तो दृष्टि पिंड भी कहते हैं, यह वस्तुओं के प्रतिबिंब की पहचान करता है। और अनुमस्तिष्क हमारा क्या करता है, मेडुला जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, इसी की बात कर रहे हैं कि हमारा क्या करता है, मेडुला ओब्लंगेटा, और यहाँ पे बात कर लेंगे मेडुला ओब्लंगेटा और पोन्स, और ये हमारा क्या होता है, ये ब्रेन स्टेम, इसी की बात कर रहे हैं। ये हमारा कहाँ होता है, यहाँ होता है ब्रेन स्टेम, मतलब पश्चिम मस्तिष्क की ये बात करें, किसमें होता है, पश्चिम मस्तिष्क में। मिड ब्रेन हमारा यहाँ पार्ट होता है, मिड ब्रेन अभी बात किया। दृष्टि पिंड भी कहते हैं, दृष्टि वस्तुओं को प्रतिबिंब की क्या करता है, पहचान करता है। तो ये फिगर याद रखिए आप, और वो जो ग्लैंड के बारे में बताया उतना याद रखिए। इतना आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये बनाना पड़ेगा, और वो बातें आपको क्या करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको 6 नंबर क्या होगा, मिलेगा। आगे बात कर लें अगर हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा भी था कि हमें क्या करना है, मानव मस्तिष्क की रचना का हमें क्या करना है, क्रियाविधि लिखनी है। तो रचना भी करना है और क्रियाविधि, मतलब उसको बनाना भी है आपको, और क्या करना है, क्रियाविधि भी आप सही से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। 6 नंबर तभी मिलेगा। इतना लिखने के बाद फिगर बना देना, 6 नंबर मिल जाएगा, कंफर्म है। आगे बात कर लेंगे, ये चीज हमारी इंग्लिश में दे रखी है जो अभी आपको बताया ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में। आपको लोब के बारे में बार बार कह रहा हूँ। फ्रंटल लोब जो होता है, ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है, वॉलंटरी मूवमेंट, जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करता है। सेंटेंस या वाक्य के निर्माण करता है। पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ऑसिपिटल लोब हमारा क्या करता है, विजुअल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जो हमारे विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है टेक्स्ट प्लेस करता है, या हमारा बात कर लूँ जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनके इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम किसका होता है, ऑसिपिटल लोब। और ये होता कहाँ है, अगर
मैं बात कर लूँ, ये फोर ब्रेन होता है, ठीक है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन होता है हमारा, आपको 3 पार्ट होते हैं आपके, तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। टेम्पोरल लोब में अगर मैं बात करें तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग, जो भी चीज़ें सुनते हैं उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, टेम्पोरल लोब करता है। और पैरिटल लोब हमारा क्या करता है, ये हेल्प करता है जनरल सेंसेशन और इमोशंस को, जो भी इमोशंस हमारे डेवलप होते हैं वो कौन करता है, पैरिटल लोब हमारा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे यही चीज़ हमारे क्या दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, आप ये देख सकते हो। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं कि यहाँ कैसे होता है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखें, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं, आपने फिगर बनाना है, सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मेन मेन नाम लिख देना, जो अभी पीछे फिगर दिखाया है, मिड ब्रेन स्पोन्स की यहाँ डेवलपमेंट कर देना, इसके बारे में बता देना। ये नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल में, आपको नंबर्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप यही वाला फिगर याद रखें, नाम ये वाला बस रखें जो आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यही हम बता रहे थे आपको कि ये हमारा कैसा होता है, मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन में ही हमारा एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। इसकी बात कर रहे हैं, सेरिबेलम। देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, एक होता है मिड ब्रेन होता है और एक होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में पार्ट होता है किसका, सेरिबेलम होता है। और हम बात कर लेंगे मिड ब्रेन हमारा कैसा होता है, विजुअल ऑर्गन, जो भी बात कर ले विजन डिफेक्ट्स होते हैं हमारे, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। यहाँ पे बात कर लें हिंड ब्रेन में, तो सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। ये आपका फिगर कंप्लीट है, मुझे लगा कि वहाँ पे आपका ब्लर होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे फिगर। हम आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमसे बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन ये है और इसको देख लेते हैं। कह रहा है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन करें। देखिए आप समझिए, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में अगर हम बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह जीवित चीज़ों के बीच ही हमारा होता है। हम जानते हैं जो भी हमारा सन से हमारा प्लांट में जाता है, प्लांट से हमारा कहाँ जाता है, ये हम बात कर लें, प्लांट को डिकम्पोज हमारे डिकम्पोजर्स खाते हैं। इनको कौन खाता है, ये खाता है। और हम बात कर लेंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, ये क्या करता है, ये भी हमारा डिकम्पोजर्स को क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये एनर्जी फ्लो हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ऊर्जा प्रवाह। तो ये चित्र बनाएंगे आप और इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि ऊर्जा प्रवाह के बारे में जानकारी यही है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जीवित चीज़ों के बीच होता है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के जरिए ही होता है। आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल अभी पीछे क्वेश्चन में पूछा था, वही आपको बताया गया है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हम बात कर लेंगे उष्मागतिकी के पहले और दूसरे नियम का हमारा क्या करता है, पालन करता है। तो बेसिक बातें आप मेन चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे। पारितंत्र की तंत्र ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या होता है, सूर्य होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमारा एक दिशा में ही होता रहता है। एक दिशा मतलब यूनि डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। और पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ हमारा होता है। किसमें होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हमें बता रखा है। इसमें हम बात कर लेंगे कि जो आपसे 6 नंबर का पूछा है तो थोड़ी बातें आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे इसमें कि जानवरों में 2 रूप से ऊर्जा का होता है स्थानांतरण। एक होता है विकिरण ऊर्जा और एक क्या होती है, स्थिर ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों से आती है जैसे कि प्रकाश। स्थिर ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है और वस्तुओं या पदार्थों में हमारी क्या होती है, संग्रहित रहती है। वे जीव जो विकिरण ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। विषमपोषी अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, स्वपोषी से क्या करता है, प्राप्त करता है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारा कैसा है, सूर्य है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं, सूर्य की आधी से भी कम ऊर्जा हमारा उपयोग कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए करता है। यानी इस ऊर्जा का 50% प्रकाश संश्लेषण हमारा कैसा होता है, सक्रिय विकिरण करता है। कौन करता है, सक्रिय विकिरण। पौधे विकिरण ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसे अन्य जीवों तक पहुंचाते हैं। जब पौधों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर हमारा क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन वायुमंडल में हमारी क्या हो जाती है, चली जाती है। और वही हम क्या करते हैं, लेते हैं। ग्लूकोज पौधों में ही रहता है। और हम बात कर लें शाकाहारी पौधे खाते हैं तो पौधे को ऊर्जा, पौधे से उन्हें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार हम बात कर लेंगे ऊर्जा का कुछ हिस्सा हमारा क्या होता है, गर्मी के रूप में हमारा नष्ट भी हो जाता है। मांसाहारी शाकाहारी खाते हैं तो हम जानते हैं कुछ ऊर्जा का क्या होता है, नुकसान होता है। 10% नियम आप ध्यान रखिएगा, 10% नियम इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। एक इस ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब हम जाते हैं तो 10% ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। एक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा 10% अगले को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि वो यूनि डायरेक्शनल होता है। और पिछले स्तर पे स्थानांतरण हमारा क्या होता है, ये स्थानांतरित नहीं कर पाता है। जो भी होता है अगले ट्रांसफर करेगा, पिछले को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। इसी को हम ट्रॉपिक स्तर, और हम बात कर लेंगे खाद्य श्रृंखला की क्या है, आवश्यकता है। तो खाद्य श्रृंखला आपको अभी बताया, ट्रॉपिक लेवल भी आपको बता ही दिया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी होता है हमारा। तो ये बातें हमें क्या हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। यही चीज आपको जो दे रखा है इंग्लिश में दे रखा है
कि हमारा कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। ये पूरा बात आपसे इंग्लिश में बता रखा है जो अभी आपसे बात किया गया। एनर्जी लेवल 10% एनर्जी हमारी क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक से दूसरे में। और दो तरह की एनर्जी होती है जो कि एनिमल्स हमारे प्राप्त करते हैं, एक रेडिएंट एनर्जी होती है, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। रेडिएंट एनर्जी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आती है, और अगर हम बात कर लेंगे जो फिक्स्ड एनर्जी होती है स्टोर होती है ऑब्जेक्ट में, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, सारी चीज़ें हैं। और सेट 7 हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आपका 2023 का सेट स्टार्ट होगा, 2023 के सेट भी आपको क्या किए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे सारी बातें हम क्या करेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद।